दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे विलयन की मोलरता के बारे में, यानी कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के 1 लीटर किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, विलयन की मोलरता बराबर होती है, इसके लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार होता है। अब इसलिए जब उन दोनों को देखेंगे हम लोग तो इससे हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। नोट है यहाँ पर कि विलयन की जो मोलरता है यह ताप पर निर्भर करती है। ठीक, ये बहुविकल्प में पूछता है कि किस पर निर्भर करती है, तो विलयन की मोलरता जो है ये ताप पर निर्भर करती है। चलिए तो विशेष के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है विलयन की मोलरता गुणे विलेय का अणु भार। दूसरा पॉइंट है कि नार्मलता और मोलरता में संबंध बताइए। पूछ देता है किसी साल, हमेशा तो नहीं पूछता लेकिन किसी साल पूछ देता है कि विलयन की नार्मलता और विलयन की मोलरता में संबंध बताइए। तो विलयन की नार्मलता बटे विलयन की मोलरता बराबर होता है विलेय का अणु भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हमने पीछे आपको बताया हुआ है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे विलयन की मोललता। ठीक, अब मोलरता और मोललता में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही है, लेकिन एक ही नहीं होता है। तो ये विलयन की मोललता यानी कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो इसलिए विलयन की मोललता बराबर हम लिख सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000, अथवा विलयन की मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ठीक, और ये मोललता है यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक, मोल प्रभाज या मोल अंश जिसे मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो विलयन के किसी घटक के विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, यदि किसी द्विअंगी विलयन में, द्विअंगी जिसमें 2 हों, ठीक, जिसमें दो पदार्थ हो, यदि किसी द्विअंगी विलयन में विलेय के n मोल और विलायक के n मोल उपस्थित हैं तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या यानी कि n बटे विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, धन विलायक के मोलों की संख्या यानी कि n/n+n। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना है तनु विलयनों के गुण। ठीक, परीक्षा में पूछता है तनु विलयनों के गुणों के बारे में व्याख्या कीजिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो इनमें पहला गुण होता है परासरण और परासरण दाब, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा होता है वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, चौथा होता है हिमांक का अवनमन। इन सभी के बारे में एक एक करके हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे परासरण एवं परासरण दाब, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो परासरण कहते किसे हैं, तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक। अब अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं अभी। ठीक, तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं,
तो अर्धपारगम्य झिल्लियाँ जो होती हैं जिनमें सेमी परमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो कहते हैं, तो होता है कि वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने दे देती है, ठीक, आने या जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। तो देख सकते हैं आप फिगर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इन सभी का नाम लिखा हुआ है इन सब के बारे में। ये जो है हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे हो जा सकते हैं, जैसे जो इसका जो गुण होता है अर्धपारगम्य झिल्लियों का, तो वो क्या होता है कि ये अपने में से केवल विलायक के अणुओं को ही अपने में से होकर आर पार आने जाने देती हैं, ठीक, विलेय के अणुओं को नहीं। देखिए विलायक के अणुओं को आर पार जाने दे रही हैं और ये विलेय के अणुओं को नहीं। अगला पॉइंट है हमारा विसरण। विसरण किसे कहते हैं? डिफ्यूजन। तो दो भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन में और विलेय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन में जाते हैं। विलायक और विलेय के अणुओं की एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जो गति है वही विसरण कहलाती है। इसके लिए भी हमने फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके बारे में हम फिगर के बारे में बताएंगे। ये प्रैक्टिकल एक हुआ था क्या MnO4 और H2O के साथ, तो इसके बारे में हम आप लोग को अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परासरण दाब, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक, ठीक, अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है, ठीक ना। किसे? कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो विलायक के जो कण हैं ये आर पार हो सकते हैं, तो वही कहा कि विलायक के पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए कि उसमें प्रवेश न कर पाए, तो जो अतिरिक्त दाब हम लगाते हैं उसे हम विलयन का क्या कहते हैं? विलयन, उसे हम विलयन का परासरण दाब कहते हैं, ठीक। तो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थितिक दाब विलयन के परासरण दाब की माप है, ठीक। यदि नली में विलयन का स्तर ऊंचाई h तक चढ़ता है तो विलयन का परासरण दाब जो P बराबर होता है H/D हो जाता है, जहाँ D जो है विलयन का घनत्व है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब निर्धारण की बर्कले और हार्टले विधि, ठीक। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम सारे नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे कि आप लोग घर पे बैठ के ही आराम से तैयारी कर सकेंगे।